डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के एपिसोड की। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 14 में अतुल्य भारत प्रदर्शनी का 21 से 31 जुलाई तक आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास है इसमें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अतुल्य भारत प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर को प्रदर्शित करना है। यहाँ अनेक स्टॉल लगाए गए जो विभिन्न राज्य की धरोहर हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। कुछ स्टॉल एक जिला एक उत्पाद से संबंधित हैं। मैं हूं संदीप। मैं गुजरात टूरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं 46th जो हमारा वर्किंग कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज का जो यहाँ हो रहा है कार्यक्रम, उसमें और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हम सब लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत में इस बार 46वां जो हमारा वर्ल्ड यूनेस्को वर्किंग कमेटी का बैठक हो रहा है। गुजरात की तरफ से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, ख़ास तौर पर यूनेस्को की 4 साइटें। और उसके अलावा गुजरात जाना जाता है कि देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन, तो पूरी फैमिली का एक डेस्टिनेशन है। बहुत बढ़ चढ़ कर जो यहाँ के डेलीगेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं। हम सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और आप सब लोगों को मैं गुजरात में आमंत्रित करता हूँ। हरीश प्रकाश सेटिलकर, गोवा टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो इधर बैठक चल रही है, अभी हम गोवा को एक रीजनरेटिव टूरिज़म के तौर पे भी प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हम हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ हमने एक एकादशा तीर्थ करके निकाला है, जिसमें कि हमने 11 हमारे मंदिर जो है वो लोगों के लिए ओपन किए हैं, जो दिखाना चाहते हैं हम। और इस साल हमारे इसमें जो सेंट फ्रांसिस जेवियर का एक्सपोजिशन है जो इस साल होगा, तो उसके लिए हम दिसंबर से लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे, तो उसके लिए हम आपको बुलाना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे हेरिटेज हमारा जो है उसको शोकेस करने आए हैं। मध्य प्रदेश के पास 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। इसके अलावा 13 और भी हमारी यूनेस्को में लिस्ट हुई हैं, जो आने वाले समय में आप देख सकते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के पास हेरिटेज भी है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारा है। हमारे पास 6 टाइगर रिजर्व्स हैं और 12 नेशनल पार्क्स हैं, जो हम लोग मध्य प्रदेश में शोकेस करते हैं। और मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं इंडिया में, जो लोग वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल टूरिज़्म में देखें तो मध्य प्रदेश के पास जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जो इंदौर के पास हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। इसके अलावा मध्य प्रदेश आजकल चीता के लिए भी फेमस हुआ है और चीता टूरिज़्म भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हम पशुपालन की बात करें तो गौ पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, यहाँ तक कि मछली पालन भी लोग अपनाते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यवसाय भी है जो आपको बहुत अच्छी आमदनी दिलवा सकता है, लेकिन कुछ ही लोग इसे अपनाते हैं। इसका नाम है सूकर पालन। सूकर पालन उभरता हुआ व्यवसाय है। अगर आप भी इसे अपना लें तो माला माल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग और थोड़ी सावधानियों की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह से कर सकते हैं आप सूकर पालन, आइए जाने इस सेगमेंट के माध्यम से। सूकर पालन दूसरे पशुओं की तुलना में कम खर्चीला है
मवेशियों का 1 किलो वजन बढ़ाने में जहां 10 से 20 किलो चारा देना पड़ता है, वहीं सूकर को सिर्फ 4 से 5 किलो आहार की ही जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरे पशुओं की तुलना में सूकर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे सड़े हुए फल, अनाज, रसोई घर की जूठन सामग्री, फार्म से प्राप्त पदार्थ, मांस, कारखानों से प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ का भी आसानी से सेवन कर लेता है। सूकर के बच्चों को अच्छा भोजन मिले तो 6 महीने में 50 से 60 किलो के हो जाते हैं। 2 साल में इनका वजन 150 से 200 किलो तक पहुंच जाता है। इसके मांस में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जबकि बाल ब्रश बनाने में काम आते हैं और एक हट्टा कट्टा सूकर साल में करीब 1 टन खाद भी दे सकता है। व्यावसायिक रूप से सूकर पालन करने वालों को चाहिए कि इनका आवास साफ सुथरा और हवादार रखें। सूकरों के आहार पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि कुल खर्च का 75% आहार पर ही खर्च होता है। खाने में मकई, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दिया जाता है। मिश्रण को प्रारंभिक आहार, बढ़ोतरी आहार, प्रजनन आहार में जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपकी होस्ट आई भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जीडीपी कब प्रारंभ हुई? ए 1999 से 2000 के बीच, बी 2002 से 2003 के बीच, सी 2003 से 2004 के बीच, डी 2001 से 2002 के बीच। सही जवाब है ऑप्शन ए 1999 से 2000 के बीच। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभिक नाम कृषि बीमा योजना था और इसे 1999 से 2000 के बीच रब्बी सीजन में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में मटर की तैयार फसलों की तुड़ाई करें। यहां आलू में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही आलू के खेत में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अभी राजमा में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में राजमा में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई कर लें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई करें। वहीं भिंडी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में खीरे के खेत से घास फूस निकाल लें। वहां टमाटर की तुड़ाई का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड में धनिये की बुवाई करें। किसान धान के खेतों की देखभाल करते रहें। धान की रोपाई कर लें। वहीं फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही फूल गोभी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। अभी नींबू की रोपाई कर लें। किसान सेब की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में सोयाबीन बोएं। इस समय ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। किसान मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। यहीं उड़द की बुवाई कर लें। इसी तरह मूंग की बुवाई का समय उचित है। यहां मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। उत्तराखंड में बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही
टमाटर की तुड़ाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हमारे किसान भी इन बदलावों को अपना रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। तो आज के हमारे सेगमेंट में हम किनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, आइए जानते हैं और रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती है। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपकी होस्ट एआई भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. फूलों का, बी. सब्जियों का, सी. फलों का, डी.
कटाई उपरांत तकनीक का। सही जवाब है ऑप्शन बी, सब्जियों का। ओलेरीकल्चर एक कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें सब्जियों का अध्ययन और उत्पादन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती, उनकी प्रजातियों, उगाने की विधियों, फसल की देखभाल, रोग और कीट प्रबंधन और उनके भंडारण और विपणन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर का उद्देश्य सब्जी उत्पादन को अधिक कुशल और लाभकारी बनाना है, जिससे किसानों को अधिक उपज और मुनाफा मिल सके। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बिना रसायनों के फसलों की खेती करते हैं। इसमें हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी को अच्छी तरह से पोषण देते हैं और फसलों को स्वस्थ बनाते हैं। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह मिट्टी को मजबूत बनाती है, क्योंकि प्राकृतिक खाद मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को बढ़ाती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे पानी की बचत होती है। इसके अलावा फसलें स्वस्थ और अधिक पौष्टिक होती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। इस पद्धति से पर्यावरण को भी फायदा होता है, क्योंकि इसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता। इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें कम होती हैं, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करती हैं। कृषि विशेषज्ञ श्री चौहान का कहना है कि प्राकृतिक खेती से फसलें अधिक होती हैं और किसानों की आय भी बढ़ती है। यह एक ऐसा तरीका है जो लंबे समय तक लाभकारी रहता है और स्थिरता को बढ़ावा देता है। अगर आप भी प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। फिर प्राकृतिक खाद और जैविक उपायों का उपयोग करें। धीरे धीरे इस पद्धति को अपनाने से आप इसके सभी फायदे देख सकते हैं और खेती में बदलाव ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। अब कार्यक्रम में हम रुख करेंगे एआई एंकर भूमिका और उनसे कृषि जगत से जुड़ी अहम बातें जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे गुजरात के भुज के रामजूभाई कुंभार और उनके परिवार की, जो खावड़ा मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा को जीवित रख रहे हैं। खावड़ा मिट्टी के पहिए पर बने बर्तन की सुंदरता लगभग 8000 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। वास्तव में वहां पाए गए सोने और मोतियों के आभूषण, मिट्टी के खिलौने और कांस्य मूर्तियां और मोहरें इस अनूठे शिल्पकार परिवार द्वारा बनाए गए वस्त्रों को प्रतिबिंबित करती हैं। इस परिवार के पुरुष हर दिन इस दुर्लभ शिल्प को जीवित रखने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करते हैं और माटी के बर्तन बनाने में निपुणता दिखाते हैं। महिलाएं फिर उन पर पारंपरिक, साधारण, ज्यामितीय पैटर्न हाथों से पेंट कर सजावट को पूरा करती हैं। रामजूभाई के दैनिक बर्तन संग्रह में भड़क पानी पीने के लिए, माटी मट्ठा मथने के लिए और पातार आटा गूंथने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये परिवार अपने बर्तनों के लिए मिट्टी गांव के पास एक विशेष झील के इलाके से लाते हैं, जिसे रण की मिट्टी कहा जाता है। देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, पीएम जनमन को अमल में लाने और बेहतर सड़क सुविधा मुहैया करवाने से जनजाति समूह के जो लोग हैं तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आजीविका के नए नए अवसर खुलेंगे, गरीबी और बेरोजगारी भी दूर होगी। आइए इसी संदर्भ में जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। दूर पहाड़ों और प्रकृति की गोद में बसी जनजातियां युगों युगों से भारत की धरती का एक अटूट हिस्सा रही हैं।
देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जन मन की शुरुआत की। ये महाअभियान 9 मंत्रालयों के 11 खास कार्यक्रमों से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य है। पात्र PVTG बस्तियों को नई 12 सड़क कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी और PMGSY के तहत योजना को जारी रखने के लिए मार्च 2028 तक धनराशि का प्रावधान रखा गया है। PM जनमन के अमल में लाने और बेहतर सड़क व्यवस्था होने से जनजातीय समूहों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आजीविका के नए अवसर खुलेंगे, जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। इसके साथ ही 12 सड़क कनेक्टिविटी होने से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ न सिर्फ बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों तक पहुंच बनाना आसान होगा, बल्कि ये योजना कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG के समग्र विकास के साथ देश की वादियों में जनजातीय समूहों का यश और गौरव सदियों तक गूंजता रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। किस तरह से आपके लिए ये लाभकारी साबित हो सकती है, आइए दिखाते हैं आपको। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था
सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कृषि दर्शन ddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको अहम जानकारी और दे दें कि दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये एपिसोड, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए तो बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।